अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके अपने प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। जुल्फ़िकार अली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर ये प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। हम एवरी ट्यूसडे आपके लिए आपके मसाइल के हल के लिए कानूनी मशवरे के नाम से ये प्रोग्राम लेके आते हैं। अगर आपका कोई मसला है जिसमें आपको कोई लीगल एडवाइस दरकार है, आपका मसला इमिग्रेशन के हवाले से है, फैमिली लॉ के हवाले से है, सिविल लिटिगेशन के हवाले से या किसी भी और मामले के हवाले से है और आपको कोर्ट में अपीयरेंस की ज़रूरत है या आपका कोई मैटर है ऐसा है जिसमें आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप हमें स्टूडियो के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जितनी जल्दी मुमकिन हो उसका जवाब दे सकूं। यूजुअली हम ये प्रोग्राम 6 o'clock स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज कुछ ट्रैफिक में रश की वजह से कुछ डिले हो गया, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। चलते हैं हमारी फ़र्स्ट कॉल की तरफ, देखते हैं हमारी लाइन पे कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की हियरिंग होती है जिस दिन, उसके कितनी देर बाद डिसीजन आता है जो हमें मिल जाता है? इसके मतलब मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो फर्स्ट ईयर के ट्रिब्यूनल की हियरिंग है, बेसिकली अगर उन्होंने एट द स्पॉट आपको डिसीजन नहीं दिया तो यूजुअली ये 2 to 4 वीक्स का टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। कि अगर केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें जज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि उसको मटेरियल को सॉर्ट आउट करने के लिए, और अगर वो एक स्टेट अवे ईजी गोइंग केस है तो मुमकिन है विद इन अ वीक भी आपको जवाब हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो इसमें लगता है वो अप टू 4 वीक्स है। स्टैंडर्ड टाइम 2 वीक्स का है। जी चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने अपील की है, मेरा एंटरप्रेन्योर बिजनेस वीजा पे रिफ्यूज हुआ था, मैंने अपील कर दी है। अभी मुझे फीस का लेटर आया, मैंने अपील भेज दी थी, अभी दोबारा उन्होंने फीस नहीं सबमिट की थी। जी जी। तो फीस जमा कराने के बाद या अपील में अब जो है मैं 29 तक मैं फीस जमा करवा दूंगा। कल ही मुझे लेटर मिला है जी। तो उसके बाद हियरिंग का कितने दिनों में आता है लेटर? और हियरिंग का आजकल जस्ट पोस्ट के आज 17th ऑफ मार्च है, तो हियरिंग की डेट कब तक आती है? ओके, कितना टाइम लगता है? थैंक यू वेरी मच। जब आप फीस जमा करवा देते हैं तो विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है नेक्स्ट हेयरिंग का। जो आजकल एक नया पैटर्न कोर्ट ने अडॉप्ट किया है उसमें यह है कि वो आपको 3 वीक्स देते हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए, और उसके बाद कोर्ट की हेयरिंग होती है। यूजुअली जो आजकल हेयरिंग्स आ रही हैं उसमें बिटवीन जुलाई अगस्त का टाइम है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि तकरीबन जुलाई अगस्त में आपकी हेयरिंग किसी टाइम होगी। अगर आप जैसे आपको अभी मिला है नोटिस और उसके बाद 2-3 दिन में या आज ही अगर आप फीस जमा करवा दें तो विद इन 2 to 2 वीक्स यूजुअली जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है, और आजकल जो डेट्स आ रही हैं वो यूजुअली जुलाई और अगस्त की हैं। ये चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने 10 इयर्स बेस के ऊपर जो है वो इंडेफिनेट अप्लाई करना है। एक तो मुझे आप बता सकते हैं मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके लिए? ओके। अभी मेरे पास जो है मतलब एंटरप्रेन्योर 3 साल का जो है वो वीजा है। और दूसरा मैंने ये पूछना है कि मुझे एंटरप्रेन्योर वीजा मिलने से पहले मेरा रिफ्यूज हुआ था, लेकिन मैंने अपील में इसको विन कर लिया था। तो अब क्या मतलब ये मेरी 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंस पे कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा? और दूसरा ये कि मुझे जो है वैसे तो मैंने यहाँ से मास्टर्स किया हुआ है, तो उसके अलावा मुझे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे? प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। 10 ईयर रूल्स में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपका पासपोर्ट। उससे कंफर्म होगा कि किस डेट को आप एंटर हुए हैं। मेरी स्ट्रांगली एडवाइस ये है कि जब आप पासपोर्ट भिजवाएं एप्लीकेशन के साथ तो उसकी पूरे पासपोर्ट की कॉपीज़ जो है वो करके रखें। इन केस के अगर वो कहीं लॉस्ट हो जाए तो आपके पास प्रूफ हो कि आप कब एंटर हुए हैं, और उस एंट्री से आपने 10 ईयर्स काउंट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका पासपोर्ट है। प्लस अगर आपके पास जैसे P60s हैं, पे स्लिप्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट ईयर्स की, अगर आप उनको भी साथ में भिजवा दें। इंपॉर्टेंट जो आपने जैसे वीज़ाज जो 10 ईयर्स में आपके लगे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप भिजवा दें, तो वो एक हेल्पिंग जो है वो एविडेंस हो जाती है उनको इस्टेब्लिश करने में कि ये बंदा 10 ईयर्स से यहाँ पे रह रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता है कि आपने मास्टर्स किया हुआ, लेकिन इंडेफिनेट के लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो लाजमी है, तो उसको दोबारा रीचेक कर लीजिएगा कि आपको वो भी करना है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने दिसंबर में वीज़ा अप्लाई किया था लॉन्ग रेजिडेंसी का, 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी का। तो मैं अपने डिपेंडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बुलवाना चाहता हूँ,
और अभी इसका जो वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है शायद अप्रैल में आ जाए। ओके। तो मैं उससे पहले उनकी एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर इस दौरान मैं एप्लीकेशन उनकी फाइल करता हूँ और मेरा वीज़ा लग जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो क्या वो ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? अगर वो करेंगे तो उस सूरत में कोई प्रॉब्लम होगी या मतलब नहीं होगी? और दूसरा ये आपके है जो कि डिपेंडेंट है उनका वीज़ा लगा हुआ है या आपने अप्लाई करना है? नहीं, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं अपना रिजल्ट आने से पहले पहले उनका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे यानी वो सैलरी की रिक्वायरमेंट मीट ना करनी पड़े। तो उस वक्त में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो मतलब उसके बाद आते हैं? अगर अभी वो आना आपका चाहें क्या तो कितनी देर स्टेटस के है बाद आ और आप क्या वीज़ा कितनी देर का पेंडिंग पड़ा हुआ है? अभी मेरा वीज़ा जो है वो तकरीबन 2 साल का पड़ा हुआ है। और स्टेटस क्या है आपका? मैं टियर 1 जनरल पे हूँ। टियर 1 जनरल पे, ओके। थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा 2 इयर्स का जैसे आपने बताया पड़ा हुआ है और आप उस टियर 1 जनरल की जो डिपेंडेंट कैटेगरी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप उससे पहले जो इंडेफिनेट की अप्लाई करने के बाद आपके लिए डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे तो आप उनसे पहले अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आपकी लीव वैलिड है और आपने वेरिएशन की दी है। अगर वेरिएशन नहीं भी होती तो आपका जो 2 इयर्स का जो वीज़ा है वो स्टिल वैलिड है और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब अगर उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो फिर उनको ट्रैवल करते हुए किसी तरह का मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा। अगर होता भी है तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे भी अगर वो आते हैं तो उनको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलता है कि उनको कंट्री में एंटर होने की इजाज़त मिल जाती है और उसके बाद आप अपील भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वीज़ा इश्यू होने के बाद उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना है कि मैंने अपनी वाइफ का नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए लाइफ इन यूके चाहिए और वो तो उनके पास है और उन्होंने किया ई-सोल किया एंट्री 1 और एंट्री 2। इसके अलावा उन्होंने B1 भी करना जरूरी है कि सिर्फ ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ई-सोल एंट्री 1, 3, 1 और 2 किया हुआ है और वो लिसनिंग और स्पीकिंग में है तो आप शायद आप उसमें क्वालिफाई कर जाए। मेरा मशवरा यही है कि आप अपने किसी क्रिमिनल सिस्टर को वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो ज़रूर दिखा लीजिए अप्लाई करने से पहले कि वेदर वो जो आपकी जो नई रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करता है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट पहले जो थे ई-सोल के डिफरेंट कैटेगरीज़ में हुए हैं तो और अगर वो उस जो करंट कैटेगरी है उसको मीट करता है कि नहीं करता, उसको अगर आप चेक करवा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस्टर अली कैसे हैं आप? बहुत अच्छे बात देखा है आपको। जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी क्या सवाल आपका? तो वो ना आप एक्चुअली बहुत अच्छे बात, मैं रोज ही आपकी वजह से एवरी वीक में प्रोग्राम देखती थी लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा है। ओके, मैं थोड़ा हॉलीडेज़ पे था इसकी वजह से आफ्टर 4 वीक्स आ रहा हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। जी ओके अच्छा, क्योंकि हम आपको मिस कर रहे थे। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। जी जी एक्चुअली मेरा ना मैंने अपील अपनी अप्लाई की हुई है। जी जी मेरा केस जो है ना वो अपील में है। तो यह है कि मैं अपनी मदर को बुलाना चाहती हूँ। तो क्या मेरा केस अपील में है तो मैं शो कर सकती हूँ कि मैं उनको किसी तरह स्पॉन्सर कर सकती हूँ? जी ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जैसे आपने बताया कि वो अपील में है तो डिपेंडिंग ऑन के आपकी मदर के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या है, आप उन यानी अगर आप मदर को फुली सपोर्ट करना चाह रही हैं और आपका वीज़ा यहाँ पे एक तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो शायद उनको वो फेवरेबल कंसिड्रेशन ना मिल सके जो कि अगर आपके पास वीज़ा होता तो मिलता। तो बेहतर मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपनी अपील का वेट कर लें और जैसे ही आपकी अपील अलाउड होती है तो उसके बाद अगर आप अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई करती हैं तो उनको ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका प्रोग्राम सबसे पहली बात हुआ बहुत अच्छा है। मुझे पूछना ये है कि मेरे नेफ्यू की इंडेफिनेट ड्यू थी दिसंबर 2012 में। जी हमने उसका भेज दिया था लेकिन उसकी इंडेफिनेट लग के आई है लास्ट ईयर अगस्त में। तो उसकी नेशनैलिटी हम कब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब उसको 6 साल से ज़्यादा हो गया इस कंट्री में? जी नेशनैलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये है कि इंडेफिनेट के 1 ईयर के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं और
यूजुअली ये होता है कि जब आपको इंडेफिनेट मिलता है तो उससे टाइम जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 ईयर का, ना कि जब आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। तो जैसे ही आपका 1 ईयर का पीरियड आप उनके इंडेफिनेट के स्टैम्प होने के बाद का है वो कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, गो हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था, लेकिन हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में जो है एक वक्फ़ा आता है और वो वक्फ़ा लेने के बाद दोबारा आपके सवालों के जवाब देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के